हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। आवाज़ आ रही है तला मेरी? जी सर, आ रही। इशरा, आपको भी मेरी आवाज़ आ रही है? और तला कौन सी कंपनी में हो आजकल? सर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में चला गया हूँ। सीपीएम। CPF, ये क्या है? सीपीएम कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज। अच्छा। वहाँ पे एज अ सर एएमएचएससी। ANHSC। सर असिस्टेंट मैनेजर एचएस एएम। अच्छा 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 अच्छा। HSC हो रही है कंस्ट्रक्शन में, फॉलो कर रहे हैं लोग? सर हम के लट्टे के साथ है तो बहुत फॉलो हो रही है। अच्छा। सर सीखने ये को जो मिल। कई ये सर बहुत सीखने को मिल रहा है। न्यू प्रोजेक्ट जो लग रहे हैं ना हम्म। ट्रांसमिशन, तो उसकी हाँ, इरेक्शन फाउंडेशन स्टिंगिंग ये सब हम लोग ही करके देते हैं। अच्छा। सही। सर अब अस्सलाम तो ड्रू वालेकुम। वालेकुम नया अस्सलाम। ये कई तो काफी जो है ना स्ट्रिक्टनेस हुई है हेल्थ एंड सेफ्टी के मामले में। अच्छा यानी इतनी और नहीं देखी जितनी केई में देखी है सेफ्टी के मामले में। बहुत टफ इन्होंने टाइम दिया। मतलब अच्छा। उन्हें सब कुछ छोड़ के सेफ्टी की तरफ आ गए कि काम बेशक ना हो, सेफ्टी प्रॉपर होनी चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है। जी सर, बहुत अच्छी बात है, मगर ये कि अब सेफ्टी के अंदर बहुत ज्यादा पैसे जा रहे हैं। पहले इतना रुझान नहीं था। तो अच्छी बात है ना, सेफ्टी में पैसा खर्च करेंगे तो तनख्वाहें भी अच्छी देंगे। सर जॉब। तनख्वाहों की बात में तो प्रोडक्शन वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, सेफ्टी वालों को हाँ तो बोलते हैं आप पैसे जाया करवाने के लिए हैं। हाँ, ये बात तो है। बाकी सब सीखने को बहुत कुछ हम्म। लर्निंग है। बाकी अभी कैनअप का भी एक प्रोजेक्ट मिला K2 K3 का। तो अच्छा। इंशाल्लाह उसका अवार्ड तो मिल गया। कोई टाइम में वहाँ भी वर्किंग शुरू होगी तो वहाँ भी सीखने को कोई न्यू मिलेगा। चलो, अच्छी बात। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, बोलो। सर ये जो हम EIA सबमिट करवाते हैं तो सर हम इसमें कंसल्टेंट की हेल्प क्यों लेते हैं, जबकि हमने जो पढ़ा लॉ उसके अंदर तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा था कि प्रोपोनेंट जो है ना वो खुद जमा नहीं करा सकते, मगर क्या? मैंने जितनी भी रिपोर्ट देखी है उसके अंदर कंसल्टेंट के थ्रू ही जारी होती है। देखो, एक शख्स के ऊपर केस हुआ, ठीक है, या उसने अपना केस जमा कराना है थाने के अंदर, सॉरी, कोर्ट के अंदर, तो वकील का सहारा क्यों लेता है वो? बगैर वकील के भी तो लड़ सकता है ना। अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सके। हाँ, उसको लॉस पता होते हैं, प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर सकता है, फिर डिफेंड कर सकता है, कोई भी बात हो तो। इस वजह से तो कंसल्टेंट भी कंपनी खुद जमा करा सकती है, अगर उन्हें आता है सारा काम, फिर उनको कंसल्टेंट हायर करने की क्या जरूरत है? सर क्योंकि केई के अंदर तो मैंने देखा कि बहुत बड़ी टीम है, इन्वायरमेंट के लोग अलग है, हेल्थ सेफ्टी के अलग है, मगर वो फिर भी जो है ना कंसल्टेंट वो हायर करते हैं। वो मेरे लिए बड़ा अजीब था कि चलो सूरती हो या कोई भी हो, वो तो इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, बोलते चलो बाहर से किसी को ले लेते हैं, हायर कर लेते हैं, वो बना देगा। मगर हम्म। कई के तो प्रॉपर जो है ना वो लोग बैठे हुए इन्वायरमेंट के अलग, हेल्थ सेफ्टी के अलग, मगर वो भी कंसल्टेंट के थ्रू जाते हैं। वो मेरे लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था। तो वो उनके लिंक होते हैं ना आपस में, कंसल्टेंट के, उन्हें पता है कंसल्टेंट के थ्रू नहीं जाएंगे, फंस जाएंगे हम लोग।
ऐसा ही है सर। सर। वालेकुम अस्सलाम। राहिल, जी सर। राहिल आप इरफान के साथ काम कर रहे हैं? जी इरफान अंसारी के साथ है ना? जी जी, इरफान अंसारी के साथ हूँ। हम लोग सस्टेनेबिलिटी, ईपीपी, रिसाइकल हाँ हाँ सही है। मैं और फवाद भी मेरे साथ ही होता है। फवाद अख्तर भी आपके साथ है? जी। फवाद आप सीनियर है, फवाद सीनियर है? सर मैं सीनियर हूँ, मैं एज मैनेजर हूँ, फवाद असिस्टेंट मैनेजर है और इरफान साहब हैं तो जीएम सस्टेनेबिलिटी एंड वेस्ट वाटर रिसाइकल। अच्छा, फवाद सही कह रहे हैं, सीनियर है आपसे फवाद? जी जी सर। आप तो सर क्वेश्चन मार्क लगा के पूछे। सर हम लोग काम में एज अ सीनियर जूनियर तो कोई भी नहीं होता, ये लोग सही बात तो है। अच्छा, पूरी एज अ टीम ही काम कर रहे होते हैं। स्टार्ट करें फिर। शहरियार आ गए? वालेकुम अस्सलाम। जी सर। स्टार्ट करें, मेरे ख्याल में 5-6 तो आ गए। जी जी। अच्छा, आज ना मैं वो थोड़ा सा रिपोर्ट राइट की तरफ हम बात करते हैं कि IEEE या EIA की। नॉर्मली तो EIA ही होती है हर जगह, इंटरनेशनल तो EIA है। IEEE तो एक एज अ स्क्रीनिंग के तौर पे इंटरनेशनल काउंट किया जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो IEEE और EIA का फ़र्क है, लेकिन बाहर ये होता है, बाहर सिर्फ EIAs होती हैं, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होती है। उसको कैटेगराइज किया जाता है कि वो किस लेवल की होगी। और दूसरा ये है कि IEEE जो है, इनिशियल इन्वायरमेंटल एग्जामिनेशन जो है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि वो एक छनाई करती है। जैसे कहते हैं ना कि भाई इसका क्या होना चाहिए, इसकी IEEE होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये किस लेवल की होनी चाहिए। हाँ, हमारे यहाँ ये है कि IEEE और EIA को थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है। लेकिन मैं एक 5-6 पॉइंट्स आप लोगों से शेयर करूंगा। मैं वर्ड की फाइल भी खोल लेता हूँ और शेयर कर देता हूँ। तो एक मिनट। अच्छा, देखें, मैंने जो मुख्तलिफ एक न्यूजीलैंड का न्यूजीलैंड के जो है उनकी मेन सीपा की, सॉरी, उनकी जो मेन EPD यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की जो वेबसाइट्स हैं, वहाँ जाके मैंने कुछ रिपोर्ट पढ़ी थी। इसके अलावा कुछ USA की पढ़ी थी, US EPA की, यूनाइटेड स्टेट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की। तो उसमें मैंने देखा कि जब रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम कंजा। जब रिपोर्ट राइटिंग की बात आती है कि हाउ टू राइट एन, मैं लिख देता हूँ, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव EIA, अभी आ रहे हैं सारे रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट राइटिंग, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि भाई किसकी IEEE होगी, किसकी EIA होगी, IEEE क्या होती है, EIA क्या होती है। तो अब हम देखेंगे कि कोई भी EIA रिपोर्ट लिखनी है तो उसके मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उसको कैसे लिखा जाए। तो इंटरनेशनली ये है कि आपने 7, नॉर्मली 7 पॉइंट्स हैं, अगर आपने कवर कर लिए तो आपने किसी भी प्रोजेक्ट की EIA कवर कर ली। ठीक है, उनमें सबसे पहले जो आता है वो सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है एग्जीक्यूटिव समरी। नंबर 1 पॉइंट। ये पॉइंट्स बड़े काम के हैं, ये आप कहीं न्यूजीलैंड से निकाले थे मैंने वैसे बेसिकली, तो उनकी वेबसाइट से। तो सबसे पहले आएगा एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी, शहरियार, जब हम उसमें कमेटी में भी जाते हैं तो आप लोग हमें एक एग्जीक्यूटिव समरी की वो देते हैं। बिल्कुल सर। तो दिस इज आवर फर्स्ट पॉइंट। ये एग्जीक्यूटिव समरी जो है रिप्रेजेंट करती है होल प्रोजेक्ट को। और ये एग्जीक्यूटिव समरी क्यों दी जाती है और ये कैसी होनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको एक बात लिख देता हूँ आगे। एक टर्म लिख रहा हूँ जिसको हम कहते हैं NTS। NTS से क्या मुराद है?
ये फवाद या मुझे जीशान एनटीएस का क्या मतलब होगा? सर अभी तक तो हम एनटीएस में टेस्ट देते रहे हैं सर। मैं भी ये समझा था शायद एनटीएस नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। तो जी ऐसी सर। नहीं, कहानी नहीं है ये। एग्जेक्टिव समरी का मतलब ये होता है, देखिए जब भी कोई प्रोजेक्ट ईआईए का लिखा जाता है तो उसकी सबसे पहले एग्जेक्टिव समरी, पहला पॉइंट जो होता है वो एग्जेक्टिव समरी होती है। और एग्जेक्टिव समरी में जो है वो वो ऐसी समरी होती है कि उसको एक लेमैन पढ़ सकता है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको लिखा है नॉन टेक्निकल समरी, जिसको हम नॉन टेक्निकल कहते हैं। इसके अंदर कोई टेक्निकल बात नहीं होती, ये बिल्कुल सिंपल होती है। यानी एक लेमैन, लेमैन कहते हैं एक आम, हमारे यहाँ तो लेमैन बिल्कुल बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता, लेकिन बाहर क्योंकि यूरोप साइड पे लोग पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो टेक्निकल साइड पे पढ़े लिखे नहीं होते, उनको जनरल एक टर्म पता होती है। तो कोई भी रीडर उसको पढ़ना चाहे उस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो उसको हम कहते हैं कि इसको एग्जेक्टिव समरी दी जाए। इसको हम कहते हैं नॉन टेक्निकल समरी या एग्जेक्टिव समरी। एग्जेक्टिव समरी हमेशा ऐसी बनाई जाती है कि इसके अंदर कोई टेक्निकल बात नहीं लिखी जाती। जैसे शहरियार आप लोग देते हैं ना, बड़ी अच्छी अच्छी लिखी हुई होती है, वो बिल्कुल सिंपल सी, और उसके अंदर लिखा होता है कि प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है, प्रोजेक्ट किस चीज़ का है, और प्रोजेक्ट जो है उसके अंदर इम्पैक्ट्स क्या आ सकते हैं और उसकी मिटिगेशंस क्या होंगी, लेकिन डिटेल्स कुछ नहीं होती उसके अंदर। सर बेसिक नॉलेज होता है प्रोजेक्ट का बस। बेसिक नॉलेज होता है ताकि वो पढ़ने वाला जो है, आम एक पढ़ने वाला, उसको वो टेक्निकल ना हो, बेशक वो कोई पीएचडी ना हो, सिंपल एक आम एक क्या कहते हैं उसको, जैसे लोग पढ़ना चाहते हैं, वहाँ के कोई लोकल्स पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ के समझ जाएं कि भाई ये प्रोजेक्ट है, इसके ये इश्यूज हैं और इन्होंने ये इसको मिटिगेशन निकाली है। तो बहरहाल एग्जेक्टिव समरी पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट होगा हमारा, वो होगा प्रोजेक्ट, नहीं, दूसरा दूसरा पॉइंट होगा जिसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रोजेक्ट या इंट्रोडक्शन अबाउट द रिपोर्ट, जो भी है आपका, वो हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है, और इस इंट्रोडक्शन के बाद इसका जो मेन पॉइंट आता है वो मेन होता है, यहाँ सिंध में तो लिखा जाता है लीगल रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद उसकी लीगल रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट आपने लिख दिया, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं लिख देता हूँ एहतियातन, लीगल फ्रेमवर्क एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितना भी लीगल फ्रेमवर्क है वो आप इसके अंदर डालेंगे। इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी होगा, और बाज़ औक़ात हमें इन्वायरमेंट से हट के भी थोड़ा बहुत लीगल फ्रेमवर्क को टच करना पड़ता है। जैसे अगर टोबैको का है कोई प्रोजेक्ट, तो टोबैको का प्रोजेक्ट में हमें ये अगर उसकी ईआईए होने जा रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि आया ये टोबैको जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन तो नहीं है, या कोई ड्रग एसोसिएशन उसके अंदर इशू तो नहीं करेगी। तो ये सारे लीगल फ्रेमवर्क देखे जाते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। लीगल फ्रेमवर्क जैसे हम फार्मा की हमेशा आईडब्ल्यू होती है ना, ईआईए तो नहीं होती। जी सर। इसके लीगल फ्रेमवर्क में हमें देखना पड़ेगा ड्रग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है, उसकी डिटेल्स नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत उसको टच करना पड़ेगा। अच्छा, पंजाब में लीगल फ्रेमवर्क का कोई भी चैप्टर नहीं होता, उस उनकी चेकलिस्ट के अंदर मौजूद है, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। चौथे नंबर पे है, चौथे नंबर पे क्या आएगा? फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, प्रोजेक्ट। हाँ प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, आपका प्रोजेक्ट किस चीज़ का है। ठीक है, इसके भी 6-7 पॉइंट्स है डिटेल के अंदर, ये फर्दर हम डिस्कस करेंगे। सारी चीज़ें जो है मैं आपको चेकलिस्ट के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले समरी आ गई, फिर उसका इंट्रोडक्शन आ गया कि आप प्रोजेक्ट किस चीज़ की रिपोर्ट जमा कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसका पर्पस ऑफ द रिपोर्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, इसके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर आप आएंगे लीगल फ्रेमवर्क पे कि इसके ऊपर IEE लगेगा, EIA लगेगा, या इसके अंदर NEQS की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारे लीगल फ्रेमवर्क इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। और इंटरनेशनली वो किसी उसके अंदर इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट के अंदर तो नहीं आता, और अगर वो रेटिफिकेशन फेज से आया है तो वो किस रेटिफिकेशन फेज पे आता है। फिर फोर्थ है हमारा प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, ये प्रोजेक्ट जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब प्रोपोनेंट कौन है, प्रोपोनेंट के अंदर कंसल्टेंट कौन है,
और प्रोजेक्ट का एरिया क्या है, उसका उसकी लोकेशन क्या है, सिटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट क्या है, तो ये प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाएगा। फिर हम जब 5th पे आएंगे तो वहाँ पे हमारा आएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जिसको हम बेस लाइन स्टडी भी कहते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, देखें प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई कि प्रोजेक्ट तो यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, वो पोर्ट कासिम की तरफ है या वो साइट एरिया की तरफ है, ये तो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई। अब जहाँ पे प्रोजेक्ट लगने जा रहा है उस जगह की डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंट कैसी है, मतलब वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है विद इन द 5 किलोमीटर्स, वहाँ का लोकल फ्लोरा हो गया, वहाँ का फाना हो गया, वहाँ के सोशल इम्पैक्ट्स हो गए, वहाँ का लोगों का रिहाइश हो गई, मतलब रहन सहन कैसा है, आबादी कैसी है, तो और वहाँ का क्या कहते हैं क्लाइमेट कैसा है जिस जगह पे प्रोजेक्ट लगने जा रहा है, ठीक है। फिर 6 नंबर पे आ जाएंगे हम। 6 नंबर पे क्या आता है, इम्पैक्ट्स एंड देयर मिटिगेशन, इम्पैक्ट्स एंड देयर मिटिगेशन, ठीक है। 6 नंबर पे आएगा कि उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इम्पैक्ट्स क्या है, मतलब ये प्रोजेक्ट लगेगा तो प्रोपोज्ड इम्पैक्ट्स क्या होंगे और उसकी प्रोपोज्ड मिटिगेशन क्या है। यहाँ मैं प्रोपोज्ड का लफ्ज लिख देता हूँ, इम्पैक्ट्स एंड देयर प्रोपोज्ड मिटिगेशन। आप क्या प्रोपोज करते हैं एज ए कंसल्टेंट, आप उसको क्या प्रोपोज कर रहे हैं कि अगर ये वेस्ट वाटर जनरेट होगा तो क्लाइंट जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा, एमिशंस होंगी तो उसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं। फिर इसी तरह जो है अगर नॉइस प्रोड्यूस होगा तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, अगर वो विद इन द लिमिट्स है तो ठीक है इम्पैक्ट नहीं है, अगर विद इन द लिमिट्स नहीं है तो आप उसके लिए मिटिगेशन क्या दे रहे हैं। तो ये सारी 6 नंबर पे आ जाएगा। 7 पॉइंट मैंने आपको बताया था, 7 पॉइंट इज इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, नहीं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान, मॉनिटरिंग EMMP, यानी उसी उसी के अंदर जो है जो हम EIA करने जा रहे हैं उसी के अंदर ही हम उसकी फर्दर EMP बना के दे रहे हैं, यानी इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, और उसकी मॉनिटरिंग प्लान भी दे रहे हैं कि स्मार्ट रूल के तहत ये इसकी मॉनिटरिंग कब होगी, क्वार्टरली होगी या इसकी जो है वो बाय मंथली होगी, सॉरी मंथली होगी या उसकी जो है बाय एनुअली होगी, ये हम इसके अंदर मैनेजमेंट प्लान के अंदर बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये नॉर्मली जो है 1 2 3 4 5 6 ये मेजर पॉइंट्स हैं जो कि किसी भी आप EIA रिपोर्ट को जब राइट अप करेंगे तो इन सबको सामने रखेंगे। एग्जीक्यूटिव समरी, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव समरी आएगा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट आएगा, ये इंट्रोडक्शन ऑफ द रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट के इंट्रोडक्शन डाल दें उसके अंदर एक पेज का। फिर लीगल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, उससे रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क क्या है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन ये भी मैं आपसे भी डिस्कस करता हूँ। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट जिसके अंदर सोशियो यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा लिख दूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, नॉन टेक्निकल समरी इंक्लूड्स बेसिक इंफॉर्मेशन रीडेबल या अंडरस्टैंडेबल बाय लेमैन। लेमैन के स्पेलिंग यही होते हैं ना मेरे हिसाब से। लेमन मतलब जो कि एक आम पढ़ा लिखा ज्यादा ना हो, जिसको कहते हैं हम आम वर्कर या आम रिहायशी, ठीक है। तो हमने वो तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है जो कि एक लेमैन अंडरस्टैंड कर सके, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव समरी। इंट्रोडक्शन रिलेटेड ऑल रिलेटेड इंफॉर्मेशन अबाउट द रिपोर्ट, लाइक इसके अंदर आ गया लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रॉपरेंट की डिस्क्रिप्शन आ गई। इसके अंदर मेजर जो होता है हम ऑब्जेक्टिव डालते हैं प्रोजेक्ट का, यानी प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक है। एक होता है ऑब्जेक्टिव और एक और, इस तरह ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क है शहरियार? जी सर। ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्शन में क्या फर्क, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट, ये स्केड्यूल के अंदर भी मौजूद है, स्केड्यूल 5 के अंदर। क्या फर्क होगा इन दोनों में?
सर ऑब्जेक्टिव जो है वो आपका स्कोप ऑफ वर्क होगा कि आप करने क्या जा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन आप उस प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफ आउट करेंगे कि यार आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल है क्या। ठीक है, यानी मैं प्लास्टिक का एक प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, इंपोर्ट का, और मैं उसकी IEE फाइल कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव के अंदर मैं डालूंगा कि मेरे प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं एक सस्टेनेबल प्लास्टिक प्रोड्यूस करूंगा। एग्जैक्टली। और डिस्क्रिप्शन में क्या डालूंगा? डिस्क्राइब कर दूंगा प्रोजेक्ट किस जगह पे, या प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, प्रोजेक्ट की नेचर क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसकी ये सारी प्रोडक्शन चीजें डालनी। कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्टली। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ ले। लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क के अंदर वो तमाम ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उससे प्रोजेक्ट से रिलेटेड तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स आप डालेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल है चाहे वो लोकल है। लाइक कोई प्रोजेक्ट है, उस पर अगर कोई NEQS लग रहा है, SEQS लग रहा है, ठीक है, या उस पर कोई स्मार्ट रूल लग रहा है, ठीक है, तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स वो किस एक्ट के अंदर आ रहा है, वो उसको सेक्शन 17 के अंदर आ रहा है, सेक्शन 20 के अंदर आ रहा है, जो जो सेक्शंस लगेंगे, जो उस पे NEQS लगेगा या SEQS लगेगा, या जो भी मॉनिटरिंग रूल्स लगेंगे, वो सारे हम इसके अंदर लिखेंगे। पहले तो ये भी होता था पहली की रिपोर्ट्स के अंदर कि उसके अंदर तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स वेदर दे आर रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या नहीं हो, वो तमाम डाली जाए। जैसे लैंड की रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात आपको लैंड की रिक्वायरमेंट भी चाहिए होती है प्रोजेक्ट की, लैंड रिक्वायरमेंट, कि भाई आपने आपने जो है प्रोजेक्ट लगा लिया, जैसे पूछा जाता है कि भाई आपने KWSB की, जो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की NOC ले ली, या आपने जो है ये क्या कहते हैं इसको, अगर कोई प्रोजेक्ट लगने जा रहा है तो KDA की अप्रूवल ले लिया आपने, ठीक है। तो इसी तरह SBCA की अप्रूवल ली हुई है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अप्रूवल है नहीं है, ये सारी चीजें हमें लीगल फ्रेमवर्क के अंदर हमें डालनी पड़ती हैं, डालनी पड़ेंगी, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आ जाए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट, तमाम डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर उसका हम ये डाल सकते हैं कि प्रोपोनेंट कौन है, प्रोपोनेंट डिटेल्स, ठीक है, और इसके अलावा उसका जो है रॉ मटेरियल क्या होगा, प्रोसेस फ्लो क्या होगा, प्रोसेस फ्लो डिटेल्स, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी, प्रोजेक्ट कहाँ, उसकी सिटिंग क्या होगी। यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये मोटे मोटे पॉइंट्स लिख रहा हूँ सारे में, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि आपने एक पॉइंट में इसमें लास्ट में ऐड करूँगा ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोनेंट की डिटेल, प्रोसेस फ्लो, लोकेशन ऑफ द प्रोजेक्ट या सिटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, फिर वहाँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड मशीनरी, प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी इक्विपमेंट या कौन सी मशीनरी आएगी, और उसकी कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, कैटेगरी ऑफ द प्रोजेक्ट, कैटेगरी भी इसके अंदर डालेंगे हम, ये सब आपसे मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। फिर आ जाएगा डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट में प्रोजेक्ट से विद इन द 5 किलोमीटर जो हमारा रेडियस है, प्रोजेक्ट रेडियस जो होता है, प्रोजेक्ट रेडियस क्या होता है, ये मुझे ये बताएंगे राहिल, आप बताएं मुझे प्रोजेक्ट रेडियस क्या होता है। सर प्रोजेक्ट मेरा ख्याल से प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन होती होगी। नहीं, ये कौन बताएगा फिर? सर मैं बताऊं? हाँ बताएं। सर जो उसका आते में जिस एरिया में वो प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक कंपनी में काम कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और हमने उसमें एक एक्सटेंशन करनी है या उसी में कोई चेंजेस लानी है, तो उस जगह को जो है ना वो एक मार्क करते हैं कि इस जगह पे हमारा काम होगा, तो वो जो एरिया मार्क कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट रेडियस होगा। मतलब जितनी एक्सटेंशन करें वो प्रोजेक्ट रेडियस होगा। जी सर। नहीं सर, जिस या जगह तो पे फिर काम वो चल होगा रहा है। जो सर उस प्रोजेक्ट का जो इम्पैक्ट होगा ना सराउंडिंग एनवायरनमेंट। सराउंडिंग की बात हो रही है, देखिए डिस्क्रिप्शन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट लगा नहीं है,
लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लग जाएगा तो उसके बाद उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे इसका क्या असर आएगा, तो वो उसका एक प्रोजेक्ट का रेडियस होता है जो हमें लेना होता है। वो रेडियस क्या होता है, रेडियस कितना होता है, इशरा आप बताइए मुझे। सर 5 किलोमीटर। जी गुड गुड। 5 किलोमीटर, देखें रेडियस का मतलब ये है कि विद इन द 5 किलोमीटर, विद इन 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का जो रेडियस, 5 किलोमीटर की चारों तरफ यानी उसका अहाता जो है, वो चारों तरफ का जो एरिया जिस जो कि प्रोजेक्ट को सराउंड करेगा, वो कहलाता है प्रोजेक्ट का रेडियस। तो उसके अंदर या उससे ऊपर भी ले सकते हैं अगर उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, तो उससे रिलेटेड फ्लोरा एंड फाना, वहाँ के सोशल इम्पैक्ट, सोशल काउंटिंग, सोशल काउंटिंग आएगी, उसको हम SCR भी कहते हैं, सॉरी CSR भी कहते हैं, यानी कम्युनिटी कम्युनिटी वहाँ की कैसी है, और वहाँ की सोशल लाइफ कैसी है, वहाँ पे बीमारियाँ क्या हैं, और इसी तरह वहाँ की फिजिकल, यहाँ दो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा मैं इसके लिए, फिजिकल इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। तो दो चीजें याद रखिएगा, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड सोशल, सॉरी तीन, फिजिकल, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में फ्लोरा एंड फाना आ गया, और सोशल, इसको मैं बायोलॉजिकल करता हूँ ताकि आसान हो जाए। तो हमने तीन चीजें काउंट करनी है, फिजिकल, सोशल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल में तमाम वो फिजिकल इन्वायरमेंट आ गया, जैसे कि क्लाइमेट क्या है वहाँ का वेदर कैसा है, और वहाँ पे जो है वो उसकी उसकी एरिया कैसा है, स्टीपनेस कैसी है, स्लोप है या वो ऊंचाई पे है, तो ये सारी चीजें, वहाँ की लैंड कैसी है, सॉइल कैसी है, और रॉक्स कैसी है, रॉक की टाइप क्या है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, ठंडा इलाका है, गर्म इलाका है, तो ये सारी फिजिकल के अंदर आ जाएगी, फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, उस एरिया की 5 किलोमीटर के अंदर अंदर फिजिकल डिस्क्रिप्शन। फिर दूसरे पे आ जाए, अगर बायोलॉजिकल की बात करूं तो बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, वहाँ 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, जैसे मैं बहरिया टाउन की बात करूं, तो अगर मैंने बहरिया टाउन की EIA करनी है, तो उसके लिए क्या होगा, उस जगह को देखना पड़ेगा। फिजिकल क्या है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे टीले भी नजर आएंगे, ठीक है, पहाड़ियाँ जिसको कहते हैं छोटी छोटी, और इस तरह आपको वहाँ की सॉइल भी पता चलेगी कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स, किस रॉक्स की फॉर्मेशन क्या है, और वहाँ का वेदर कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का वाटर, हाँ वाटर मैंने डिस्कस नहीं किया, वहाँ का वाटर कैसा है, ग्राउंड वाटर कैसा है, अच्छा वहाँ का कुछ सरफेस वाटर जा रहा है तो वो कैसा है। ठीक है, ये तो फिजिकल के अंदर आ गए। फिर इस तरह हम उसको सोशल, ये बेस लाइन भी कहलाती है, डिस्क्रिप्शन ऑफ इन्वायरमेंट जो है, मैं इसके आगे भी लिख देता हूँ, ये बेस लाइन स्टडी भी कहलाती है हमारी, बेस लाइन स्टडी। तो बेसलाइन स्टडी के अंदर सबसे पहले में बेसलाइन स्टडी करनी होती है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए। तो बेसलाइन के अंदर दूसरा हम सोशल इम्पैक्ट्स देखेंगे। सोशल इम्पैक्ट्स के अंदर वहाँ के लोकल्स कैसे, वहाँ की आबादी कैसी, स्कैटर्ड है, उसके आसपास 5 किलोमीटर के अंदर या उससे उसके रेडियस से थोड़ा सा बाहर भी अगर हम कोई कोई आबादी है, कोई पॉपुलेशन है, वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक लाइफ क्या है, उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन भी करते हैं कि वहाँ के लोगों के इकोनॉमिक एवरेज सैलरीज कितनी है, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या बेचारे मजदूर पेशा अफराद हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी हम सोशियो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी डिस्क्राइब करते हैं, वहाँ की बीमारियाँ कैसी हैं, बाज़ औक़ात हम वहाँ पे ऐसे इम्पैक्ट्स भी चेक करते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं उनकी डिजीज़ से, तो डिजीज़ कैसी है वहाँ की। इसी तरह फिर हम अगर तीसरा पॉइंट मैं आपको लूँ तो वो आएगा बायोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी वहाँ का लोकल फ्लोरा क्या है, फौना क्या है। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज तो नहीं है जिससे प्रोजेक्ट जो है वो उसको मुतासिर करे। ठीक है, फिर आ जाए, अब हम स्टडी कर लेते हैं, तो उसके बाद आ जाता है इम्पैक्ट्स एंड देयर प्रपोज मिटिगेशन। इम्पैक्ट्स एंड देयर प्रपोज मिटिगेशन, इस अच्छा एक पॉइंट शायद मैं बीच में छोड़ गया, वो ये था कि इसके बाद हम इसका दो चीज़ें हैं, एक पॉइंट मैं ही डाल देता हूँ बुलेट में, कि हम इसमें वो क्या कहते हैं उसको, ऑल्टर नहीं, जो हम उनको इन्वॉल्व करते हैं, पीपल को इन्वॉल्व करते हैं, उस पॉइंट को क्या कहेंगे,
स्टेक होल्डर, कम्युनिटी इन्वॉल्व। हाँ ये भी कह सकते हैं, या स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। ठीक है, ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी हमें करनी होती है लेकिन ये हमारी कंसल्टेशन जो है ये इसके बाद होगी, वो इम्पैक्ट्स के बाद होगी इस जगह पे। स्टेक होल्डर कंसल्ट इम्पैक्ट्स एंड देयर प्रपोज मिटिगेशन। अच्छा, ये पॉइंट क्या करेगा, ये पॉइंट बताएगा कि उस प्रोजेक्ट्स के इम्पैक्ट्स क्या आएंगे रिलेटेड टू वाटर। अगर कोई वाटर इम्पैक्ट आएगा उस प्रोजेक्ट से, कहीं वेस्ट वाटर तो जनरेट नहीं हो रहा, या इसी तरह कोई नॉइस प्रोडक्शन तो नहीं हो रही, या इसी तरह कोई सॉइल डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही। ठीक है, या ग्राउंड वाटर उसका खराब हो जाएगा इस प्रोजेक्ट से, या डाइंग यूनिट लग रहा है तो उससे वेस्ट वाटर जनरेट होगा, एमिशंस होंगी रिलेटेड टू एमिशंस। ठीक है, तो इस तरह के इम्पैक्ट्स देखेंगे और फिर उसकी प्रपोज मिटिगेशन देंगे, यानी कि किस तरह आपने उसको ठीक करना है। वेस्ट वाटर है तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि भाई जो है कंपनी है या प्रोपोनेंट जो है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा, या फिर वो जो है वो सेप्टिक टैंक लगाएगा। हम ये सजेशन देते हैं इम्पैक्ट्स के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम लेके जाते हैं स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के पास। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का पास ये लेके जाना है कि वहाँ के लोकल से हम राब्ता करेंगे कि हम ये प्रोजेक्ट जो लग रहा है इसके अंदर ये इम्पैक्ट्स आ सकते हैं और ये हमने मिटिगेशन ली है, क्या आप इस बात पे राजी हैं कि प्रोजेक्ट लगाया जाए या ना लगाया जाए। ये याद रखिएगा, इस लेवल पे होता है। हम जाके पहले ही स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन शुरू कर देते हैं, हालांकि ईआई रिपोर्ट के अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए। स्टेक होल्डर के पास हम जब जाते हैं कि जब हम सारी मिटिगेशन उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई हम ये प्रोजेक्ट है, इससे ये डिस्टर्बेंस आएंगी और हम उसके लिए मिटिगेशन ले रहे हैं। तो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद जो है वो आखिर में आता है, हमारा लास्ट पॉइंट आता है 7th पॉइंट, विच इज़ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान। फिर हम उसके अंदर ये जब सारा स्टडी कर लेते हैं तो हम उसका ये जो मिटिगेशंस ली थी हमने, ये सारी चीज़ें, खासतौर पे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट की हम मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्लान बनाते हैं कि कंस्ट्रक्शन फेज में या ऑपरेशन फेज के अंदर जो भी इम्पैक्ट्स आएंगे और जो मिटिगेशन हमने दी हैं उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि भाई प्रोपोनेंट जो है वो एक इनिशियली बजट रखेगा, लाइक बजट ऑफ द प्लान, इसमें हम बताएंगे भाई इनिशियली प्रोपोनेंट जो है वो 15 लाख रुपए जो है वो इन्वायरमेंट को पे करेगा, जो कि इसके जो हमारा खर्चा होगा, लाइक डेब्रिस प्रोड्यूस हो रही है या वहाँ पे कोई वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इनिशियली हम उस पर इतना बजट लगाएंगे। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग प्लान में ये डाला जाएगा। और इसके अलावा कोई मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट्स है और इसके अंदर ऑर्गेनोग्राम बनेगा। ऑर्गेनोग्राम का मतलब ये है कि कौन उसके हर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फर्ज क्या है, कंपनी है वो लगने जा रही है तो वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और हेल्थ एंड सेफ्टी कौन देखेगा, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग कौन देखेगा, तो सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और फाइनली पॉइंट तो नहीं है, फाइनली ये कहलाता है कि कंप्लीट कंक्लूजन रिकमेंडेशंस। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे कि व्हाट वी कंक्लूड एंड व्हाट वी रिकमेंड फॉर द अबव प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये पॉइंट जो है इम्पोर्टेंट है किसी भी EIA के प्रोजेक्ट के लगने के लिए। तो इस पॉइंट के अंदर अच्छा एक चीज़ और मैं डिस्कस करना भूल गया जो कि इम्पोर्टेंट है, ऑल्टरनेटिव्स। considered for the project। ऑल्टरनेटिव्स भी देखे जाते हैं प्रोजेक्ट्स के लिए, मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। इस ऑल्टरनेटिव से क्या मुराद है और ऑल्टरनेटिव्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं। नय्यरीन EIA पढ़ा है ना KU में। सैयद अनस, नाश्ता करने जी सर। हाँ अनस, ये मुझे बताओ कि ऑल्टरनेटिव्स क्या होते हैं किसी भी EIA रिपोर्ट के लिए।
प्रोजेक्ट के लिए ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं? सर ये तो मैंने सीपा के डिप्टी डायरेक्टर आए थे, जब उनको मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उनसे कहा था कि ऑल्टरनेटिव्स इंपॉर्टेंट है, जबकि ईआई रिपोर्ट के अंदर ऑल्टरनेटिव्स डिस्कस नहीं किए जाते। ऑल्टरनेटिव्स रिलेटेड टू द साइट, मैं लिख देता हूँ रिलेटेड टू द साइट, alternatives related to the टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ऑल्टरनेटिव क्या लिए, साइट के ऑल्टरनेटिव क्या लिए, वर्किंग शेड्यूल्स के ऑल्टरनेटिव क्या लिए आपने, ये सारे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव का मतलब ये होता है कि हमने प्रोजेक्ट के लगाने से पहले क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर किया है जो कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, एक प्रोजेक्ट है जो कि एक ऐसी जगह पे लगने जा रहा है जहाँ पे जो कि रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो अल्टीमेटली आपको उसका एक ऑल्टरनेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, यू मस्ट डिस्क्राइब दैट कि प्रोजेक्ट पहले हम यहाँ लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आबादी मौजूद थी इस वजह से हमने ऑल्टरनेटिव टू द साइट लिया, हमने ये वाली साइट सिलेक्शन की। ठीक है, इसी तरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हम ऑल्टरनेटिव लेते हैं और लोगो से रिलेटेड हम ऑल्टरनेटिव लेते हैं। बहुत सारी इसकी डिस्क्रिप्शन है, ये हम बाद में डिस्कस करूंगा। बहरहाल इन सारे पॉइंट्स में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि फिर इसकी मैं डिस्क्रिप्शन नेक्स्ट क्लास के अंदर लूंगा। कुछ पूछना है? सर लीगल फ्रेमवर्क कंफर्म कीजिएगा, ये सिंध में होता है? ये होता तो हर जगह पे ही है, लेकिन पंजाब में लीगल रिक्वायरमेंट का कोई चैप्टर नहीं डाला जाता। पंजाब के अंदर उन्होंने उसको उनको चेकलिस्ट के अंदर से निकाल दिया है कि लीगल फ्रेमवर्क पे कुछ ना लिखे। हाँ, सिंध के अंदर कोई भी हम रिपोर्ट लिखते हैं तो उसके अंदर लीगल रिक्वायरमेंट्स को डाला जाता है कि जो प्रोजेक्ट है इससे रिलेटेड लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है। और कुछ? चले मैं पूछ लेता हूँ। तनवीर जी। सर ये जो ऑल्टरनेटिव्स हैं ये हम लोग प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में नहीं डालेंगे? आपने ऊपर बताया था ये ये प्रोजेक्ट इसका अलग से डिस्क्रिप्शन, पॉइंट होगा इस ये रिपोर्ट में? देखें, ये मैंने जो इंटरनेशनली पढ़ा था ना, तो वो उसको अलग से एक पॉइंट लेते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, और ये आता प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद ही है, यानी इसको यहाँ जी पे लाए करना चाहिए प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के बाद। ये मैं स्पेशली इसको नीचे इस वजह से लिखा है कि ऑल्टरनेटिव्स जो है हमारी रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद नहीं होते। जबकि इंटरनेशनली जो है अगर आपने ऑल्टरनेटिव कंसिडर नहीं किए तो आपने ईआई स्टडी अच्छी की ही नहीं। वो पूछते हैं आपसे, आपने इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड ऑल्टरनेटिव क्या क्या लिए थे, आपने साइट से रिलेटेड आपने सिर्फ यही साइट पिक की और यहीं पे उठा के आपने उस प्रोजेक्ट को लगा दिया, तो इस पे भी शोर मचाते हैं इंटरनेशनली कि आपने 3-4 साइट्स को कंसिडर क्यों नहीं किया। होता ये है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लगाने जा रहे होते हैं तो हमारे सामने 3-4 साइट्स होनी चाहिए, और फिर हम उसमें से बेस्ट साइट सिलेक्शन करें कि हम ये समझते थे कि ये साइट सबसे अच्छी है फॉर द सेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, कि इससे कोई लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगा और ये प्रोजेक्ट की सेटिंग भी सही होएगी, सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेटिव्स सही है। कहलाते हैं। और इम्पोर्टेंट इसके अंदर यही है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कैसे करनी है, किस जगह पे करनी है, और फाइनली जो है वो कंक्लूजन रिकमेंडेशन आप क्या देते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स ये 6-7 ही हैं। कहीं भी आप ईआईए की रिपोर्ट बनाएंगे, चाहे पाकिस्तान के अंदर बनाएं चाहे इंटरनेशनली किसी जगह पे भी लगाएं, तो ये 7 पॉइंट्स जो है ये आपको सामने रखने हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर मैं दूसरे सेशन के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा, आप ओके लोग सर। मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट वीक कौन दे रहा है प्रेजेंटेशन, फिर लड़ाई शुरू नहीं करनी। ग्रुप ए दे रहा है ना? ग्रुप ए किसका है शहरियार? सर हमारा हमारा कौन? हमारा मुझे नहीं पता हमारा कौन है। माहम अच्छा, माहम का माहम, नोमान और अयूब और अर्श। ठीक है, चले पर ठीक ठीक है, रेडी रहिएगा। और टॉपिक क्या है आप लोगों का?
सर नेक्स्ट में एक ग्रुप का ही होगा या मल्टीपल होंगे? 3 सेशंस होते हैं, तो आपका क्या प्लान है सर? 2-3 दे दें, जितने दे सकते दे दें, अच्छी बात है, जल्दी जान छुड़ जाएगी। ठीक है सर। सर 2-2 कर लें। चलो 2-2 कर लेते हैं। तनवीर तुम्हारी सबसे आखिर में है क्या? नहीं सर, चौथा ग्रुप है। चौथा ग्रुप है, चलो ठीक है। कौन ग्रुप मेंबर्स कौन कौन है आपके? शहरियार भाई को नहीं रखा हुआ? सर इस दफा इन लोगों ने धोखा किया है, इस वजह से मैंने नहीं रखा। शहरियार भाई चलो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छी बात है ये। बाकी बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और आज जो अटेंडेंस भी कम है, ओनली वी हैव 18 पार्टिसिपेंट्स। आज इलेक्ट्रिकल वाले नहीं आए मेरे ख्याल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट मैं मिलता हूँ आपसे 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह। ओके सर, ओके। ओके सर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, नहीं वो मैं तो नहीं लाऊंगा, अवेज लाएंगे। अच्छा, ये शेयर करना है, सेव करूँ या हटा दूँ? ये जरूरत है इसकी? सर सेव करना है, शेयर करना है, शेयर करना है कर ले सर। सर, सेव करने शेयर कर दें सर। मैं पता है ये आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट है बट मैं शेयर कर देता हूँ। ओके ओके सर, अल्लाह हाफिज।